हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 21 दिसंबर और 22 दिसंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक के सभी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दें। जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है तुर्की। तुर्की पर अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु सैंक्शंस लगा दिया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के पास कौन सी ऐसी पावर है कि वो किसी देश को सैंक्शंस लगा देता है किसी काम को करने के लिए, मतलब कोई व्यापार करने के लिए। आइए इसको समझते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूरे विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे जापान, फिर जर्मनी और 5वें स्थान पे आता है हमारा प्यारा भारतवर्ष। पूरे विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी है यूएसए और 5th पे है हमारी रैंक, यानी हमारे इंडिया की रैंक। और यूएसए की करेंसी है डॉलर। अब सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से डॉलर करेंसी सबसे स्टेबल करेंसी है पूरे विश्व की। तो कोई भी देश जो विश्व व्यापार करता है, यानी एक देश दूसरे देश से जब कोई व्यापार करते हैं तो उसमें डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पूरे विश्व की सबसे स्टेबल करेंसी है और व्यापार हमेशा स्टेबल करेंसी में ही किया जाता है। अब अमेरिका क्या करता है, अमेरिका प्रतिबंधित कर देता है, बोल देता है कि भाई आप हमारे करेंसी का इस्तेमाल करके व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर करेंसी अमेरिका की है। तो अमेरिका इसी तरीके से सैंक्शंस लगाता है किसी देश पे। अभी अमेरिका और रूस के बीच का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो अमेरिका रूस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तुर्की पर उसने प्रतिबंध लगा दिया कि अब रूस से अगर आप S-400 मिसाइल नहीं खरीद सकते हो हमारी करेंसी का इस्तेमाल करके। इसी वजह से उसने ये सैंक्शंस लगाए, क्योंकि दोनों के बीच के रिलेशन अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन भी आपको कराया था कि कुछ दिन पहले ही ओपन स्काई ट्रीटी से भी अमेरिका बाहर हो गया और उस समय भी उसने रूस पे ही आरोप लगाया था कि ओपन स्काई ट्रीटी का जो प्रोटोकॉल है उसको रसिया अच्छे से पालन नहीं कर रहा है, इसी वजह से हम ओपन स्काई ट्रीटी से भी बाहर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। यानी कि कुल मिला के रसिया और अमेरिका के बीच के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है कि वो रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल करके नहीं खरीद सकती। और अमेरिका ने भारत को भी आगाह किया है रशिया के साथ व्यापार के लिए। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? असम गवर्नमेंट ने असम में जो भी सरकारी मदरसे चल रहे थे और जो भी सरकारी स्कूल चल रहे थे उन्हें बंद करने की मंजूरी दे दी है एक प्रस्ताव के तहत। और असम गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो भी रिलीजियस एजुकेशन है उसके लिए अब गवर्नमेंट कोई फंड रिलीज़ नहीं करेगा। उसी के तहत, मतलब पॉलिसी अगेंस्ट रिलीजियस एजुकेशन के तहत ही संस्कृत स्कूलों को और मदरसों को बंद करने की मंजूरी दी है असम सरकार ने। और इसके तहत जो इस विद्यालय में काम कर रहे थे, यानी जो मदरसों में काम कर रहे थे टीचर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो संस्कृत विद्यालयों में काम कर रहे थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको असम गवर्नमेंट ने वहाँ के प्राइमरी और जूनियर स्कूल में एज ए टीचर नियुक्ति दे दी है। और मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को पूरी तरीके से फंडिंग करना, सरकारी फंडिंग करना बंद कर दिया है और यहाँ के टीचरों को दूसरे स्कूलों में, दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों में नियुक्ति दे दी है। और ये सब पॉलिसी अगेंस्ट रिलीजियस एजुकेशन की वजह से हुआ। और असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ के सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया? श्वेत पत्र जो नीति आयोग ने जारी किया है स्वास्थ्य निगरानी के लिए, उसका टाइटल है विजन 2035। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
यह रिपोर्ट भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने से संबंधित है। इस रिपोर्ट के जरिए भारत का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा करने वाले स्वास्थ्य आपदा जैसे अभी कोविड-19 पर क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व में अपने आप को दक्ष बनाना है। और त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत आयुष्मान भारत को भी काम करने के लिए इस विजन 2035 में बात की गई है। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था मीन्स कि एक डिस्ट्रिक्ट में 3 स्तरों पर स्वास्थ्य व्यवस्था होगी और तीनों स्तर पे एक सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था हो, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे पीएससी लेवल पर, और फिर पीएससी लेवल से ऊपर सीएससी लेवल होता है, और फिर सीएससी से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आते हैं। तो त्रिस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था की भी बात की गई है विजन 2035 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, विजन 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है वह कौन सा शहर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जयपुर में मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है इसमें? देखो, ऑटोमेटिक तरीके से बैंक नोटों का प्रसंस्करण किया जाएगा, जो गंदे नोट हैं उनकी सफाई की जाएगी, और जो अमान्य नोट हो चुके हैं, मतलब इतने गंदे हो चुके हैं कि फिर से उन्हें आप मार्केट में नहीं भेज सकते हो, उन अमान्य नोटों को नष्ट कर दिया जाएगा इस ऑटोमेटिक बैंक प्रसंस्करण केंद्र में, जो कि जयपुर में स्थापित कर रहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है। देखो, अभी जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये 3 स्थान पर है, 4 पे है। एक नासिक में, एक देवास में, फिर मैसूर में और फिर सालबोनी में। इन चारों स्थानों पर नोट की प्रिंटिंग की जाती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही प्रिंटिंग प्रेस है, नोट प्रिंटिंग प्रेस है। और क्वाइन जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होता है इसको बोलते हैं मिंट। तो क्वाइन मैन्युफैक्चरिंग की मिंट भी 4 स्थानों पर है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नासिक, देवास, मैसूर और सोलबौनी में यहाँ पे नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और क्वाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिंट ये है मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में। और नया ऑटोमेटिक बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? पहले आंसर जानते हैं। मोरक्को और इजराइल ने अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है यूएसए यानी कि अमेरिका के मध्यस्थता के कारण। देखो, जो खाड़ी के देश हैं, जो अरब देश हैं, अरब देश में क्या है कि ये इनका जो संबंध था, रिलेशनशिप इनके इजराइल से अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये ज़्यादातर मुस्लिम्स कंट्री हैं और मुस्लिम कंट्री ऐसा मानते हैं कि जो इजराइल जहाँ पे बसा हुआ है, जिस लैंड पे, वो पहले मुस्लिमों का था और इजराइल ने ज़बरदस्ती उस लैंड को छीना है। इस वजह से ही इनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं अरब देशों के इजराइल के साथ। लेकिन अमेरिका ने अपनी मध्यस्थता के जरिए पिछले 2018-19 और 2019 और 20 में 4 देशों, जो 4 अरब देश हैं, उनको उनके संबंध सामान्य करवा दिए हैं इजराइल के साथ। इसमें सबसे पहले सामान्य संबंध हुआ था यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। फिर बहरीन ने अपने संबंध सामान्य किए और सूडान ने किया तीसरे स्थान पे। अभी अमेरिका की ही मध्यस्थता के कारण मोरक्को और इजराइल के बीच सामान्य संबंध हुए। ये चौथा देश है, चौथा अरब देश है जिसका संबंध इजराइल के साथ सामान्य हुआ। और मध्यस्थता की अमेरिका ने ही चारों अरब देशों के साथ मध्यस्थता की इजराइल के साथ संबंध को सामान्य कराने के लिए। और मोरक्को ने एक अपनी इच्छा भी व्यक्त की है। मोरक्को बोला है कि वो इजराइल के टूरिस्टों के लिए एक सीधी विमान उड़ाना चाहता है इजराइल और मोरक्को के बीच। इजराइल और मोरक्को के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए विमान का स्वचलन भी शुरू करना चाहता है मोरक्को। ऐसी उसने अपनी
इच्छा व्यक्त की है इस मध्यस्थता के दौरान, जब दोनों देश के अधिकारी आपस में बैठ के बात कर रहे थे, और अमेरिका के मध्यस्थता के कारण ये संभव हो सका है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधार कार्यक्रम के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना? देखो, ये आंसर है इसका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में अब 100% जैविक खेती की जा रही है, मतलब कि टोटल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। 0% इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है और 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से ही वहाँ पे जैविक खेती की जा रही है। लक्षद्वीप इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सिक्किम की। देखो, लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरी है, पहली यूनियन टेरिटरी है जो कि 100% ऑर्गेनिक हुई, जैविक खेती जहाँ पे हो रही है। अगर बात की जाए कि कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक हुआ इंडिया में सबसे पहले, तो उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक हुआ जैविक खेती करने के लिए। और अगर बात की जाए सबसे पहला यूनियन टेरिटरी कौन है, तो वो है लक्षद्वीप। और अगर लक्षद्वीप की बात हो रही तो मैंने अभी कल ही आपको कराया है, लक्षद्वीप और कोची को कनेक्ट किया जा रहा है। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, मतलब ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब लक्षद्वीप को कोची से कनेक्ट किया जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के थ्रू। समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर ले जाके लक्षद्वीप से कनेक्ट किया जा रहा है कोची। अब कोची हमारा जो है ये स्थलीय भाग में है और लक्षद्वीप हमारे देश का एक आइलैंड है, तो आइलैंड को कनेक्ट कर दिया जा रहा है स्थलीय भाग से। कोची से कनेक्टिविटी दी जा रही है लक्षद्वीप की, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार आइलैंड को चेन्नई से ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जा चुका है और इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च भी कर दिया है। अंडमान निकोबार में अब पूरी आपको कनेक्टिविटी मिलती है इंटरनेट की। ये हो सका है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के थ्रू, इसमें भी समुद्र के नीचे से कनेक्ट किया गया है। अब देखो, दो बातें ध्यान रखना। अंडमान निकोबार को कनेक्ट किया गया है चेन्नई से और लक्षद्वीप को कनेक्ट किया जा रहा है कोची से। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी मतलब पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% ऑर्गेनिक है। अगर बात की जाए कि पहला कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक है, तो उसका आंसर सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने आयुष निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय के साथ काम करने का निर्णय लिया है? आयुष मंत्रालय के साथ काम करने का निर्णय लिया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। आयुष में क्या होता है, देखो, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथिक। आयुष में ये कुल 5 पद्धतियां हैं जो चिकित्सा की हैं और पुरानी पद्धतियां हैं। इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या हो रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है कि वो इनका जो सर्विस है या फिर इनके जो मेडिसिन्स हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देगा संवर्धन परिषद की स्थापना करके। अब क्या है कि जब इनका निर्यात मतलब इनका इंपोर्ट बाहर के देशों में किया जाएगा, आयुर्वेद की जो दवाएं इंडिया में बनती हैं उनका इंपोर्ट बाहर के देशों में किया जाएगा। जो सर्विस है योगा की, योगा टीचर बाहर के देशों में अपनी सर्विस दे सकेंगे। यूनानी मेडिसिन जो इंडिया में बनाई जाती हैं उनकी सर्विस बाहर के देशों में दी जा सकती है। अब ये इसीलिए संवर्धन परिषद की स्थापना कर रहा है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हमारे आयुष मंत्री श्रीपद यशु नायक हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हमारे मंत्री हैं पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल ही हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखो, 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेज़बानी करेगा मेडागास्कर। पहले ये खेल होने वाले थे मालदीव में, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक की वजह से मालदीव इसको क्या कर रहा था कि वो सोच रहा था कि ये खेल टाल दिए जाएं और फिर सीधे अब 2026 में हों। लेकिन
जो खेल आयोजन करने वाली कमेटी है उसने निर्णय लिया कि मालदीव से इन खेलों को हटा के अब मेडागास्कर को इसकी मेज़बानी दी गई है 2023 के लिए। मेडागास्कर पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है तो वो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है। ग्रीनलैंड कंट्री पे डेनमार्क का कब्जा है, और ग्रीनलैंड पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। मेडागास्कर पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। मेडागास्कर में होगा 2023 का हिंद महासागर द्वीप खेलों का आयोजन, जो कि पहले होने वाला था मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिससे पर्यटक थारू जनजाति के पारंपरिक आवासों में रह सकते हैं? देखो, ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ये एक टूरिज्म अट्रैक्शन का केंद्र होगा, मतलब कि जो टूरिस्ट आएंगे वो थारू जनजाति के पारंपरिक आवास के बगल में ही उनके लिए आवास बनाए जा रहे हैं, उसमें ये रह सकते हैं। देखो, थारू जनजाति इतनी फेमस क्यों है, पहले तो ये जानते हैं थारू जनजाति ये रहती कहाँ पे है। थारू जनजाति ये हिमालय का जो तराई हिस्सा है वहाँ पे रहती है। तो दक्षिणी नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो हिमालय की तलहटी के क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि जो सिद्धार्थ नगर बेल्ट है उत्तर प्रदेश का, वो नेपाल से सटा हुआ है, तो वो तलहटी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी, इन स्थानों पर पाई जाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति इतनी फेमस क्यों है? थारू जनजाति एक त्यौहार, एक फेस्टिवल मनाती है जिसका नाम है बरना फेस्टिवल, बरना त्यौहार। बरना त्यौहार की वजह से ही थारू जनजाति पूरे विश्व में फेमस है। बरना त्यौहार में थारू जनजाति कुल 60 घंटों के लिए लॉकडाउन का पालन करती है। क्या होता है इस लॉकडाउन में? बरना त्यौहार के दौरान ये अपने घरों से बिल्कुल नहीं निकलते हैं, और इनका ऐसा मानना होता है कि ये प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं घरों से बाहर ना निकल के। 60 घंटे लगातार जो नेचर है उसको फ्लोरिश होने का मौका दिया जा रहा है थारू जनजाति के द्वारा। तो ये जो जनजाति है इनका प्रकृति के प्रति बहुत ही बेहद घनिष्ठ लगाव है, और ये पृथ्वी को ही अपनी देवी मानते हैं और उसी की पूजा अर्चना करते हैं। तो प्रकृति के प्रति इनका जो लगाव है इससे ये पूरे विश्व में फेमस है। और वरना त्यौहार जो ये लॉकडाउन का, अभी लॉकडाउन के बारे में हम लोगों ने समझा जब कोविड-19 पैंडमिक आया, तब हम लोगों ने लॉकडाउन को समझा और जाना, लेकिन बरना त्यौहार ये सदियों से मनाया जा रहा है थारू जनजाति के द्वारा। इसी वजह से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना लाई है कि वो थारू जनजाति के पारंपरिक आवासों में रह सकेंगे। जो भी पर्यटक जो है थारू जनजाति के आवासों में रहने चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश टूरिज्म के विकास के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन अन्ना जीवा क्रांति योजना किस राज्य सरकार की योजना है? जगन अन्ना जीवा क्रांति योजना ये है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की योजना। इस योजना में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनको भेड़ और बकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। भेड़ बकरियों का उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जिससे वो अपने जो उनका जीवन यापन है उसको और ऊपर उठा सके, जीवन स्तर को और ऊपर उठा सकें, उनके द्वारा वो धन अर्जन का काम कर सकें। तो जगन अन्ना जीवा क्रांति योजना के तहत भेड़ और बकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। इससे पहले YSR चेउथा और YSR आसरा नाम से 2 योजनाएं और लॉन्च की गई थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ही द्वारा, जिसमें काऊ एंड बफेलोज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था महिलाओं को। तो YSR चेउथा, YSR आसरा, ये काऊ एंड बफेलोज का डिस्ट्रीब्यूशन था आंध्र प्रदेश में, और जगन अन्ना जीवा क्रांति योजना में भेड़ और बकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन है महिलाओं को। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों योजनाएं, आपको 3 योजनाएं याद रखनी हैं। जगन अन्ना जीवा क्रांति योजना, ये भेड़ बकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन है SC ST OBC की महिलाओं को आंध्र प्रदेश में। YSR चेउथा और YSR आसरा योजना, ये काऊ एंड बफेलोज का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ की महिलाओं के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने शिक्षकों में के कौशल विकास का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह है बायजूस। बायजूस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि शिक्षा प्रदान करता है, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। जैसे आपका लर्निंग बुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वैसे ही बायजूस भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और 2011 में बायजूस को इस्टेब्लिश किया था बायजूस रविंद्र धरना ने, और अब वो काफ़ी फ्लोरिश हो चुका है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है लोगों को। इसीलिए इसने शिक्षकों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। आप लोग भी अपने लर्निंग बुक को खूब ज़्यादा सपोर्ट दें अपना, और आपका लर्निंग बुक भी रिमोट एरियाज़ में फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अगर आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिया तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया के कोने कोने तक लर्निंग बुक को पहुंचाया जाएगा और सभी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री एजुकेशन। और बात करते हैं अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी भी एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि अपने ऐप के ज़रिए, जैसे बायजूस भी अपने ऐप के ज़रिए प्लस यूट्यूब के ज़रिए एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वैसे ही अनअकैडमी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऐप और यूट्यूब के ज़रिए एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। और अनअकैडमी इस बार ऑफिशियल पार्टनर रहा था आईपीएल 2020 का। आईपीएल 2020 यूएई में आयोजित किया गया था और इंडियन टीम की जर्सी पर बायजूस, मतलब कि जो स्पॉन्सर है इंडियन टीम की जर्सी का वो बायजूस है। तो अब आप पता लगा सकते हो कि ये बायजूस और अनअकैडमी जैसे जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये कितना अधिक फ्लोरिश हो चुके हैं, और हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे पूरा बिल्कुल रिमोट एरिया तक, इंडिया के एकदम रिमोट एरिया तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा लर्निंग बुक आपको जब वैसा समय आएगा। तो आप हमें पूरा अपना सपोर्ट दें। और ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षकों के कौशल विकास के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बायजूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने 2030 तक भूख और कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी करी है? देखो, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नंद घर। दो नाम आया, एक नाम आया है आपका अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, दूसरा है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, ये अनिल अग्रवाल एक बिजनेसमैन है जिनका बिजनेस का नाम है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ये डाइवर्सिफाइड मेटल एंड माइनिंग कंपनी है और ये इंडिया में 2030 तक भूख और कुपोषण के सभी प्रारूपों को समाप्त करने के लिए इसने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स ये भी एक सोशल वर्कर, एक सोशल वेलफेयर कंपनी है। दरअसल ये है बिल एंड मिलिंडा गेट्स की कंपनी है। इन्होंने एक सब्सिडरी में, मतलब कि सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए एक अलग सी अपनी कंपनी डाल दी है और इसका मेन जो एम है वो इन्हेंस हेल्थ केयर और पॉवर्टी को रिड्यूस करना पूरे वर्ल्ड से। इन्हीं दो एम के साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन काम करती है। अब ये अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ इंडिया में 2030 तक भूख और कुपोषण के सभी प्रारूपों को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया है और इस समझौते को प्रोजेक्ट नंद घर के साथ समझौता है। मतलब प्रोजेक्ट नंद घर के तहत ही 2030 तक भूख और कुपोषण के सभी प्रारूपों को समाप्त करने के लिए काम करेंगे अनिल अग्रवाल फाउंडेशन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इंडिया में। बात करते हैं भारत की रैंकिंग की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग वो बेहद ही निराशाजनक है। भारत ने इस वर्ष 107 देशों में 94 रैंक हासिल की है, यानी इंडिया की वर्स्ट कंडीशन है अगर हम भूखमरी और माल न्यूट्रिशन को कंसीडर करें। हमारे देश में लगभग 14% आबादी अंडर न्यूट्रिशन है। मतलब कि जो एक क्राइटेरिया है WHO का, उसके मुताबिक हमारे देश के 14% लोग अंडर न्यूट्रिशन आते हैं। और इंडिया की कंडीशन की बात करें तो ये 107 कंट्रियों में सबसे ख़राब रैंक 107, भारत 94 रैंक पे। अब आप सोच सकते हो जापान, नेपाल,
पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी हमसे अच्छी कंडीशन में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ सब भी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें इनकी रैंक हमारे इंडिया से कहीं अच्छी है। 2019 में इंडिया की रैंक 102 थी, तब 117 कंट्री कंसीडर किए गए थे। 2020 में 94 रैंक है, लेकिन अभी 107 ही कंट्री कंसीडर किए गए हैं इस साल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? 2020 टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं जो बिडेन और कमला हैरिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो बिडेन ये नए प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, और कमला हैरिस ये नई वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की। और कमला हैरिस ये इंडियन अमेरिकन हैं, और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अभी इलेक्शन में वो जो बिडेन से हार गए। इस वजह से जो बिडेन और कमला हैरिस नए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं यूएसए के। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर ने इन्हें 2020 का, टाइम्स मैगजीन ने इन्हें 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर नियुक्त किया है। अगर आप टाइम्स मैगजीन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आप गीतांजलि राव, आप बर्निंग इशू के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे गीतांजलि राव के अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको टाइम्स मैगजीन और गीतांजलि राव जो कि पहली टाइम किड ऑफ द ईयर हैं उनके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आने वाला व्यक्ति या फिर टाइम मैगजीन में जो भी व्यक्ति को कवर किया जाता है वो इतना फेमस क्यों हो जाता है। आप गीतांजलि राव के वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा बहुत सारी नॉलेज वहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। अगर अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, बर्निंग इशू में गीतांजलि राव के वीडियो को देखो। गीतांजलि राव टाइम्स किड ऑफ द ईयर हैं, टाइम्स मैगजीन की 2020 की पहली टाइम किड ऑफ द ईयर है। फॉर एवर मतलब अभी तक कभी भी टाइम्स मैगजीन ने किड को अपने कवर पेज पे जगह नहीं दी थी, लेकिन गीतांजलि राव ने 3 ऐसे इन्वेंशन किए जिसकी वजह से टाइम्स मैगजीन ने पहली बार टाइम किड ऑफ द ईयर भी बनाया, और वो है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव इंडियन अमेरिकन वर्जिन की ये भी हैं। आप गीतांजलि राव के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके, बर्निंग इशू का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखो जाके। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकमल झा ने अपने किस उपन्यास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2020 का तीसरा संस्करण जीता है? देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का तीसरा संस्करण जो 2020 में दिया गया वो किसने जीता है? तो उस समय आंसर था राजकमल झा। मैंने आपको ये बताया था कि इस पुरस्कार को इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी हो जाता है आपको कि मतलब इसको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि द सिटी एंड द सी, ये 2012 में जो दिल्ली निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस था उस पे संबंधित ये नॉवेल लिखी गई है राजकमल झा के द्वारा। इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 उन्हें इस वर्ष का प्रदान किया गया। यहाँ पे द सिटी एंड द जो सी है वो SHE है, जो फीमेल के लिए सी यूज होता है इंग्लिश में वो सी है। तो इसी ऑप्शन ए का जो है ऑप्शन द सिटी एंड द सी की वजह से ही राजकमल झा को इस बार का रविंद्र टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। और द सिटी एंड द सी ये नॉवेल है जो कि आधारित है पूर्णतः दिल्ली गैंग रेप 2012 में जो हुआ था निर्भया रेप कांड, उस पे आधारित ये नॉवेल लिखी गई है राजकमल झा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये एक इमरजेंसी फंड है यूनाइटेड नेशन का जो कि मेनली चिल्ड्रंस के लिए बनाया गया है, और प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब क्या है देखो, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और ये कौन कौन से काम करती है? ये काम करती है बच्चों में इम्यूनाइजेशन हो, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ
ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड मदर्स विथ HIV। बच्चे, मदर को अगर HIV है तो उससे बच्चों में HIV ना पहुँचे, इसको लेकर भी इसके द्वारा काम किया जाता है। और बच्चों में, और जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, इस पे भी काम किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। और इमरजेंसी के दौरान कोई इमरजेंसी आती है, डिजास्टर यानी कि कोई आपदा आ जाती है, तो उस दौरान पूरी तरीके से बच्चों, मतलब ये पूरा जो फाउंडेशन है ये बच्चों पर ही निर्धारित है। तो पूरा वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन डेवलपमेंट पे ये संस्थान काम करती है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा 11 दिसंबर के दिन यूनिसेफ डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।